साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे। साथियों, कल्पना करें उन दो परिवारों की और मुखिया की। एक परिवार दूसरे परिवार की तुलना में अधिक समृद्ध है, उन्नतशील है और परिवार के समक्ष ऐसी आर्थिक संबंधी कोई परेशानी नहीं है। और इसका मूल कारण उस परिवार का आकार छोटा होना है। लेकिन दूसरी ओर पहले परिवार की स्थिति जो है इस दूसरे परिवार से भिन्न इसलिए है क्योंकि उसके परिवार का आकार बड़ा है और जिस वजह से इस परिवार में पारिवारिक सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने में दिक्कत आ रही हैं। लेकिन परिवार का मुखिया इन दोनों परिवारों के साथ डटकर खड़ा है और किसी भी परेशानी में बराबर दोनों परिवारों के साथ जो है वह खड़ा है और किसी भी आपदा की स्थिति में वह उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास भी कर रहा है। इसके बावजूद समृद्ध परिवार जो है मुखिया से शिकायत पाले है कि वह उसका साथ नहीं दे रहा है और पहले परिवार पर उसका ज्यादा जोर है। साथियों, कहने का मतलब यह है कि ऐसी ही कुछ स्थिति आज परिसीमन की है, डिलिमिटेशन की चल रही है। देश जो है 2026 में होने वाले परिसीमन की तैयारी कर रहा है। तो दक्षिण राज्य जो हैं उत्तर भारत के विरुद्ध एक हो रहे हैं और उन्हें आशंका है कि जब जनगणना में देश की जनसंख्या 150 करोड़ पार कर जाएगी तो ऐसी स्थिति में 20 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट परिसीमन आयोग द्वारा तय की जा सकती है। और इस प्रकार से यह मसला जो है उत्तर बनाम दक्षिण का बनता जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो देश में 543 की जगह 753 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। लेकिन इससे दक्षिण और उत्तर भारत में सीट के अनुपात में बड़ा फर्क आएगा और इसी का डर जो है दक्षिण भारतीय राज्यों के दलों को लग रहा है परिसीमन के बावत। साथियों, हालांकि देश की मुखिया केंद्र सरकार ने दक्षिण राज्यों की इस आशंका को नए सिरे से खारिज कर दिया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों पर कोई विपरीत प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 543 में से 129 129 लोकसभा सीटें जो हैं दक्षिण भारतीय राज्यों में हैं। और इन राज्यों में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। यानी लोकसभा में 24% सीटें जो है दक्षिण भारतीय राज्यों से आती हैं। लेकिन यदि हम उत्तर भारत के कुछ राज्यों की सीटों पर नजर डालें और 20 लाख की आबादी के आधार पर यदि परिसीमन हुआ तो यूपी में लोकसभा सीटें जो हैं 80 से बढ़कर 128 हो जाएंगी। वहीं बिहार में लोकसभा सीटें मौजूदा 40 सीटों से बढ़कर 70 हो जाएंगी, 70 हो जाएंगी। और जबकि मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर जो है 47 हो जाएंगी। और राजस्थान की लोकसभा सीटें भी जो हैं 44 हो जाएंगी। ऐसे में उत्तर भारतीय राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में भारी वृद्धि होगी और इसी का डर जो है दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों को जो है सता रहा है। और दक्षिण भारत की सीटें जो हैं अगर हम देखें बढ़कर 144 हो जाएगी। लेकिन अगर हम 753 लोकसभा सीटों के हिसाब से देखेंगे तो यह 19% होता है, यानी वर्तमान अनुपात से 5% कम। ऐसी स्थिति में नेताओं का तर्क है कि इस प्रक्रिया से उत्तरी राज्यों को अनुचित लाभ हो सकता है और जबकि दक्षिण राज्यों ने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। और इस प्रकार परिसीमन से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें घट घट जाएंगी और जिसे जो है दक्षिण भारत के ये राज्य जो हैं सहमत इस परिसीमन से नहीं है।
इसीलिए दक्षिण भारत के अधिकांश राजनीतिक दल जो हैं 2026 में होने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का विरोध करने के लिए उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की और उसमें उन्होंने अपने अपने विचार भी रखे। साथियों, गौरतलब है कि इन 5 राज्यों में भारत की 1.4 अरब आबादी का 20% हिस्सा रहता है और स्वास्थ्य है, शिक्षा और आर्थिक संभावनाओं के मामले में भी ये देश जो है बाकी हिस्सों से या कहें कि बाकी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। और जनसंख्या वृद्धि दर कम होने के कारण उत्तर की तुलना में यहाँ बच्चे के जन्म की संभावनाएं कम हैं और इसलिए दक्षिण के नेता जो हैं वो चिंतित हैं कि भविष्य में अधिक समृद्ध दक्षिण संसदीय सीटें जो है खो सकता है, यानी दक्षिण राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं, जो एक प्रकार से कम बच्चे पैदा करने और अधिक राजस्व जुटाने की उनको सजा दी जा रही है, ऐसा दक्षिण के राज्यों का कहना है। लेकिन साथियों भी यह भूल जाते हैं कि ऐसा करके भला ऐसा यदि हुआ है तो इससे आम जनता का ही भला हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण का, और इसी के कारण भी विकास के रास्ते पर चले हैं और बेहतर ढंग से चलकर उन्होंने लोगों का जीवन स्तर भी सुधारा है और लोग वहाँ पर जो है सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथियों, देश की केवल 18% आबादी होने के बावजूद दक्षिण राज्य जो हैं देश के सकल घरेलू उत्पाद में 35% का योगदान दे रहे हैं और उत्तरी राज्यों जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता नहीं दी थी, उनकी उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण परिसीमन प्रक्रिया में लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का जो मानदंड जो है जनसंख्या है। और साथियों, इसमें दो राय नहीं कि विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए तमिलनाडु क्या कोई भी राज्य का सामर्थ्य जितना ज़्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेजी होगी, यह भी एक सर्वविदित सत्य है। और तमिलनाडु ने 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल की है, जो देश में सबसे अच्छी दर है। और पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें, तमिलनाडु के लिए भी यह जो दर प्राप्त की सबसे अधिक थी। और यह वृद्धि दर्शाती है कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था साल दर साल मजबूत होती जा रही है। यहाँ तक कि महामारी जैसे कठिन समय में भी तमिलनाडु मजबूत बना रहा। यदि उच्च विकास जारी रहा तो तमिलनाडु 2032-33 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है, ऐसी भी आशा की जा रही है। साथियों, यह भी हकीकत है कि धनी दक्षिण राज्यों ने हमेशा संघीय राजस्व में अधिक योगदान दिया है, जबकि उत्तर में गरीब अत्यधिक आबादी वाले राज्यों को जरूरत के आधार पर बड़ा हिस्सा मिलता रहा है। इसलिए इन दलों ने अपनी बैठक में 6 सूत्री प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया और केंद्र से 1971 की जनगणना आधारित परिसीमन ढांचे को 2026 से आगे 30 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए कहा, ताकि दक्षिण राज्यों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके, जिन्होंने अपनी जनसंख्या को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया है। यानी 30 वर्ष में वो फिर अपनी आबादी को बढ़ाकर इस स्तर पर ले आएंगे, ऐसा उनका मानना है। साथियों, इसलिए इस सर्वदलीय बैठक में यह आवाज उठी कि परिवार नियोजन जैसे राष्ट्रीय नीतियों का सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों को
पुरस्कृत किया जाना चाहिए, दंडित नहीं। उनका मानना था कि प्रस्तावित परिसीमन उनके राज्यों पर एक लटकी तलवार है। साथियों, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है, और यह सबसे हालिया जनगणना से संशोधित जनसंख्या के आधार पर जो है किया जाता है। परिसीमन जो लेटेस्ट जो जनसंख्या का जो आंकड़ा होता है उसके आधार पर। परिसीमन एक संवैधानिक जनादेश है और जो निष्पक्ष और प्रतिनिधि चुनावी ढांचे और निर्वाचित निकायों में नागरिकों के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। और परिसीमन में संविधान में व्यवस्था है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या जो है जनसंख्या के आंकड़ों से निर्धारित होती है। यानी जनसंख्या यहाँ पर महत्वपूर्ण मापदंड है। साथियों, यह सुनिश्चित करता है कि संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले लोगों की संख्या समान रहे, और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत निर्धारित एक नागरिक एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत के अनुसार है। साथियों, 1951 में भारत की जनगणना जब की गई, उसके बाद 1952 के परिसीमन आयोग अधिनियम के माध्यम से पहला परिसीमन आयोग गठित किया गया था। और इस आयोग का काम जो था लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना था, ताकि वहाँ के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व, वहाँ के लोगों की समस्याएं जो हैं सही तरीके से सुलझा सकें वहाँ के जनप्रतिनिधि। तब से इन सीमाओं को 3 बार, 1962 है, 1972 है और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियमों के तहत गठित परिसीमन आयोग द्वारा पुनः निर्धारित किया गया है। और हाल ही में 2001 की जनगणना के आधार पर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया गया, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा सीटों का आवंटन और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 1972 के परिसीमन के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। और 1951 की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 494 तय की गई थी, जबकि 1961 की जनगणना के बाद यह संख्या जो है 522 लोकसभा सीटों तक बढ़ा दी गई। लेकिन साथियों, 1971 के बाद से लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर स्थिर बनी हुई है, और यह संख्या लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व जो है करती है। आपातकाल के दौरान, यानी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 42वां संशोधन पारित किया था, और जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है। और इसका यह मतलब था कि 2000 के बाद पहली जनगणना तक 1971 की जनगणना को संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और इसने मूल रूप से 2000 के बाद की पहली जनगणना के बाद तक लोकसभा की संख्या को स्थिर कर दिया था। यह व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन से की गई। साथियों, 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए
कम से कम 2026 तक के लिए इस रोक को बढ़ा दिया था, परिसीमन को। लोकसभा सीटों की संख्या पर यही रोक है, जिसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं केंद्र से 30 वर्षों के लिए बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। यानी जो रोक है उसको आगे 30 वर्षों तक और बढ़ाया जाए। इसलिए यहाँ पर विशेषज्ञों ने कई समाधान भी प्रस्तावित किए हैं, प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सके, परिसीमन से जो उत्पन्न शंकाएं हैं उनका समाधान कैसे हो। एक विकल्प जो है विशेषज्ञ दे रहे हैं कि निचली सदन में यानी लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाना हो सकता है। और दूसरे शब्दों में भारत को हर लोगों पर एक सांसद के मूल संवैधानिक अनुपात पर वापस लौटना चाहिए, जिससे लोकसभा की सीटें जो हैं 18,872 तक हो जाएंगी, जबकि नए संसद भवन में 880 सीटों की क्षमता है। इसलिए इसे क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी। और दूसरा विकल्प यहाँ पर यह है कि लोकसभा में सीटों की जो कुल संख्या है उनको इस सीमा तक बढ़ा दिया जाए कि किसी भी राज्य की वर्तमान चुनावी सीटों की संख्या जो है न घटे। कई अनुमानों के अनुसार ऐसा करने के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या 848 होनी चाहिए। यह दूसरा विकल्प है। और तीसरे विकल्प के तौर पर विशेषज्ञ जो हैं अधिक विकेंद्रित राजकोषीय प्रणाली की वकालत कर रहे हैं। और इस मॉडल में राज्यों के पास राजस्व जुटाने की अधिक शक्तियां होंगी और वे अपना अधिकांश या पूरा राजस्व अपने पास रखेंगे। ऐसा तीसरे विकल्प में व्यवस्था की गई है राज्यों को राजस्व जुटाने की शक्ति के तौर पर। साथियों, फिर संघीय निधियों को विकास की जरूरतों के आधार पर आवंटित किया जाएगा। वर्तमान में राज्यों को कुल राजस्व का 40% से भी कम मिलता है, लेकिन वे इसका लगभग 60% खर्च करते हैं मौजूदा व्यवस्था के अनुसार। चौथा विकल्प है कि संसद के ऊपरी सदन की संरचना में यानी राज्यसभा में सुधार करना है। राज्यसभा राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और जिसमें जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाती हैं और अधिकतम 250 सीटें यहाँ पे होती हैं। तो इसमें सुधार करने के बात भी कही गई है और कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है, न कि सीधे जनता द्वारा। इसलिए सुझाव यह है कि उच्च सदन में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों की संख्या जो है तय कर दी जाए, जैसा कि अमेरिकी सीनेट में होता है। प्रत्येक राज्य में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण कर दिया जाए और उसके आधार पर राज्यसभा में सांसद आए। एक अन्य विकल्प के तहत बड़े राज्यों का विभाजन कर दिया जाए, यह भी एक विकल्प पेश किया जा रहा है। और अभी अगर हम देखें भारत के शीर्ष 5 राज्यों के पास कुल सीटों का 45% से अधिक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश से साफ है कि बड़े राज्य किस तरह से चीजों को प्रभावित करते हैं। और अगर अभी हम कुल वोटों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा देखें तो लगभग 14% है। और यह भी अनुमान लगाया गया है कि परिसीमन के बाद यह बढ़कर 16% हो जाएगा, जिससे यह राज्य जो है राजनीतिक रूप से और विधायी प्रभाव के मामले में सबसे महत्वपूर्ण राज्य के रूप में अपनी स्थिति बनाएगा। साथियों, उक्त विकल्पों के अलावा संसद को कुछ ऐसी व्यवस्था भी बनानी चाहिए कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है उन्हें पुरस्कृत करने हेतु कुछ अतिरिक्त सीटें आवंटित की जाएं।
और यह भी हो सकता है कि लोकसभा के वर्तमान सीट आवंटन को यथावत रखा जाए और परिसीमन से बड़ी जो सीटें हैं, परिसीमन के कारण जो सीटें बढ़ रही हैं उनको नवीनतम जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को आवंटित किया जाए। तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्य भारत की जीडीपी और कर राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। और यदि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटा तो उन्हें केंद्र सरकार की नीतियों और फंड आवंटन में कम भागीदारी मिलेगी और जिससे उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी से क्षेत्रीय स्वायत्तता, भाषाई अधिकारों और संघीय मूल्यों की रक्षा करना भी कठिन हो जाएगा। ऐसा भी जो है संदेह व्यक्त किया जा रहा है। और इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि यहाँ पर यह भी आवश्यक है कि सीटों का जो निर्धारण है केवल जनसंख्या पर आधारित न होकर आर्थिक योगदान, शासन की गुणवत्ता और विकास संकेतकों, जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो ऐसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखकर एक संतुलित फॉर्मूला तैयार किया जाए सीटों का निर्धारण करते समय, यानी जब परिसीमन होता है। असल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं वो परिसीमन और त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर केंद्र सरकार पर आक्रामक हैं। वह भ्रम फैला रहे हैं कि परिसीमन से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें घट जाएंगी और उनके हितों को जो है नुकसान पहुंचेगा। साथियों, जहां तक परिसीमन की बात है, यह एक राजनीतिक विषय है और जिस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का वक्तव्य भी आ गया है कि इससे किसी राज्य का अहित नहीं होगा। और निश्चित तौर पर इस बार परिसीमन जो है काफी चुनौतीपूर्ण होगा, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि परिसीमन आयोग को लोकसभा की सीटें बढ़ानी है और जिससे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को एक नया आकार मिलेगा, आकार प्रकार मिलेगा। इसके अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा की कुल सीटों में 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं हेतु आरक्षित करनी पड़ेंगी। और यह भी जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक महत्वपूर्ण मसला है। और विगत 50 वर्षों से पूर्ण परिसीमन नहीं हुआ है, जिससे आज अनेक सांसद लगभग 25-30 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है, हम इस बात से भी यहाँ इनकार नहीं कर सकते। और परिसीमन का उद्देश्य ही होता है कि इसके जरिए संसद और विधानसभा की सीटों की संख्या में बराबरी रहे और इसका यह भी उद्देश्य होता है कि हर सीट पर मतदाता लगभग बराबर रहें, यानी किसी के साथ कोई मतभेद जो है, कोई भेदभाव न हो और सबको बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन साथियों, दूसरी ओर किसी राज्य को जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाने की सजा भी ना मिले और ऐसे में रास्ता एक यह भी हो सकता है कि केंद्र किसी के साथ अन्याय न होने देने के अपने संकल्प से आगे बढ़कर कुछ राज्यों में जो ये जोर पकड़ती अन्याय की आशंका है उसका समाधान करे। लेकिन इसके साथ ही राज्यों का भी परम कर्तव्य है कि वे केंद्र सरकार को अपना पूरा सहयोग दें। और जैसा कि बराबर हम देखते आए हैं कि कोई भी राज्य सरकार कहीं भी किसी भी
प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी कठिन परिस्थितियां हों, उसको सहयोग देने में कहीं भी कोताही नहीं बरतती। केंद्र सरकार का सहयोग बराबर एक मुखिया के तौर पर राज्यों को ऐसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बराबर सहयोग प्रदान किया जाता है, किया जाता रहा है। इसलिए राज्य केंद्र सरकार की इस भावना को भी अवश्य अपने ध्यान में रखें। और इसमें संदेह नहीं कि यह मसला जो है, परिसीमन डिलिमिटेशन का मसला जो है, राज्य सरकारें और केंद्र जो है आपस में मिलजुल कर बैठकर चर्चा कर इसको सुलझा सकते हैं। और यह भी हकीकत है कि परिसीमन से हम मुंह नहीं मोड़ सकते एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। वीडियो कुछ लंबा हो गया है क्योंकि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो देना मैं उचित समझता था, वह मैंने दी। और आप अपनी टिप्पणी अवश्य दीजिए, पसंद नापसंद जो आप देना चाहें। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो पुनः मिलता हूँ फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।